Assalamu alaikum viewers. Welcome to Knowledge and Analysis. My name is Ibrahim Faruqi. Today our topic in this segment is Pakistan's nuclear deterrence. Before we move on to the topic, I would like the viewers to subscribe to our channel, that is Knowledge and Analysis, at Ibrahim_Faruqi 123, so that whenever a new video is uploaded, you get to know about it and you can watch and you can share the video, and your feedback, your appreciation and your suggestions are always welcomed. Now to start the talk on Pakistan's nuclear deterrence. Pakistan's nuclear deterrence refers to Pakistan's security arrangement in the changing security scenario in South Asia because of its main adversary in this region, that is its eastern neighbor India. पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंस को अगर हम एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बेसिकली 4 फेजेस में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले मिड 1970s में जब आफ्टर इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट, दैट इज़ 1974, मई 1974, राजस्थान में पोखरान के डेजर्ट में जब उन्होंने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया इंडिया ने, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, एक बहुत परमानेंट और एक ह्यूज स्ट्रेटेजिक लेवल सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान के लिए क्रिएट हो गया. उस वक्त पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था. ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड अराउंड मिड 1970s Pakistan started its nuclear program, of course, in the weapon making section. गो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन अराउंड मिड 1950s में कायम हो चुका था और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और दूसरे जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पर्पसेस हैं, मेडिकल पर्पसेस हैं, उस पर काम कर रहा था. लेकिन जो असल बूस्ट मिला है पाकिस्तान को न्यूक्लियर फील्ड में वो अराउंड मिड 1970s में मिला, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना शुरू किया इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट. जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट पे बहुत ही ओपन और बहुत ही बोल्ड स्टांस लिया. और ये मशहूर जुमला है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कि पाकिस्तान, हम जो है वो विल ईट ग्रास, विल गो हंग्री, बट विल गो विद आवर बॉम्ब. ऑफ कोर्स विल मेक आवर बॉम्ब इफ़ इंडिया मेक्स अ बॉम्ब. ऑफ कोर्स ही रेफर टू द एटॉमिक बॉम्ब. डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया और बहुत ही हम्बल स्टार्ट से पाकिस्तान ने इस पर काम शुरू किया. इसके बाद 1977 में भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ऑफ कोर्स ख़त्म हो गई. ज़िया-उल-हक़ साहब, जनरल ज़िया-उल-हक़ आ गए और मुल्क में मार्शल लॉ लगा. ज़िया-उल-हक़ साहब की गवर्नमेंट के आने के बाद यूएस जो है वो of course, the US government got to know that Pakistan is developing nuclear weapons covertly. वेस्टर्न वर्ल्ड का यूएस, क्योंकि कोल्ड वॉर का ज़माना चल रहा था और यूएस वाज लीडिंग द वेस्टर्न वर्ल्ड एज इट इज़ लीडिंग नाउ. उस वक्त दुनिया बाइपोलर थी, तो यूएस ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिटेक्ट किया और उनके ख्याल में पाकिस्तान कॉवर्टली न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है और उन्होंने बिलाखिर 1979 में पाकिस्तान पर जो है वो न्यूक्लियर पाबंदी, इकनॉमिक एड की और जो मिलिट्री एड पाकिस्तान को मिलती थी, बिकॉज वी वर इन द यूएस कैंप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, वो उन्होंने बंद कर दी. अच्छा, 1979 में इसी साल सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान की वॉर स्टार्ट हो गई. द सिक्योरिटी सिचुएशन, द स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इन ऑफ कोर्स साउथ एशिया में अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले के बाद बहुत तेज़ी से चेंज हो गई और बिलाखिर यूएस ने पाकिस्तान को अपना साथ मिलाकर ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की फोर्सेस के को निकालने के लिए जो है एक यू कैन से स्ट्रेटेजिक लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस को जो है वो सपोर्ट किया था.
तो उसमें यूएस ऑफ कोर्स पाकिस्तान और यूएस के इंटरेस्ट साथ हो गए थे, ऑफ कोर्स कॉमन हो गए थे। तो यूएस ने फिर पाकिस्तान को की जो इकोनॉमिक और मिलिट्री एड है उसको 1981 में दोबारा से बहाल कर दिया था। अच्छा, इसी दौरान 1980 में पाकिस्तान ने इंडिया को पेशकश की थी कि साउथ एशिया को न्यूक्लियर फ्री जोन बना दिया जाए, लेकिन इंडिया ने इस ऑफ़र को ऑफ कोर्स रिजेक्ट किया, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर बन चुका था, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर चुका था, और एक चाइना से उसकी जंग हो चुकी थी अर्ली 1960s में, 1962 वॉर, और उसकी वजह से इंडिया वॉज ऑन द फ्रंट फुट। इंडिया जो है वो बहुत एडवांस तरीके से इस पर काम कर रहा था। पाकिस्तान ने इन द मीन टाइम अपने प्रोग्राम को जारी रखा और थ्रू आउट 1980s इस पर तेज़ी से काम होता रहा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 1984 में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लिया था, अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल रिपोर्ट्स। फिर 1988 में अच्छा, चाइना ने पाकिस्तान की बहुत असिस्टेंस की न्यूक्लियर प्रोग्राम में। पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं और इसमें उनके दोनों का बड़ा कोऑपरेशन रहा न्यूक्लियर प्रोग्राम में। इसके अलावा पाकिस्तान ने अराउंड लेट 1980s में, दैट इज़ 1986-87 में न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी अपना काम शुरू किया। मिसाइल इज़ अ कैरियर ऑफ अ वॉरहेड, चाहे वो कन्वेंशनल वॉरहेड हो चाहे वो न्यूक्लियर वॉरहेड है, उसको कैरी करने के लिए एक ऑफ कोर्स जो कैरियर कहलाता, ऑफ कोर्स जो होता है उसको कहते हैं मिसाइल। तो मिसाइल डेवलपमेंट, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को बनाने के लिए पाकिस्तान ने इस पर काम शुरू किया, और अराउंड मिड 1980s में और लेट 1980s में पाकिस्तान ने हथ-1 मिसाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। अच्छा, एक बात ये हमको यहाँ जहन में रखनी होगी कि वेस्टर्न वर्ल्ड को पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं रहा। 1979 में यूएस ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाई। जबकि 1979 से 1989 तक जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान पर में मौजूद रहा, वहाँ उनकी जंग चलती रही, जब तक यूएस को का इंटरेस्ट था अफ़गानिस्तान में कि सोवियत यूनियन को शिकस्त हो जाए उनकी फ़ौजों को, वो पाकिस्तान के साथ रहे और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तेज़ी से काम करता रहा। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन को वहाँ शिकस्त हुई और सोवियत जो इनके फोर्सेस हैं वो वहाँ से चली गई, अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर गई, तो लेट 1980s में, तो 1989 में यूएस ने दोबारा पाकिस्तान से सवाल उठाना शुरू किया और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, और पाकिस्तान को जो है वो इस बात पर प्रेशराइज़ किया कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करे। पाकिस्तान ने इस पर ऑफ कोर्स उस वक्त ज़िया-उल-हक साहब के जहाज़ की क्रैश के बाद 1988 के बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी दोबारा आ चुकी थी, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त पाकिस्तान ने जो है अपने प्रोग्राम को जो है कंटिन्यू रखा, और यूएस ने पाकिस्तान पर दोबारा सैंक्शंस लगा दी, इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शंस लगा दी, और हमारे कई वेपन्स इंक्लूडिंग F-16 फाइटर जेट्स और अराउंड 75 जेट्स जो हमने ऑर्डर किए थे वो उन्होंने रोक लिए। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट 1980s वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, वो ये कि पाकिस्तान क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था, तो अकॉर्डिंग टू क्रेडिबल रिपोर्ट्स विच वर पब्लिश्ड इन डिफरेंट पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर्स में, रिसर्च आर्टिकल्स में, बुक्स में उस ज़माने की, कि इंडिया विद द हेल्प ऑफ इज़राइल जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक के लिए कई मरतबा जो है वो कोशिश करते रहे, स्पेशली 1984 में, और फिर उसके अलावा 1986-87 में जो ब्रॉस्टैक्स एक्सरसाइजेज थी इंडिया और की, जो राजस्थान के से जो पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है वहाँ पर जो एक्सरसाइजेज वो बड़ी लार्ज स्केल पे कर रहे थे, जिसके जवाब में ज़िया-उल-हक साहब ने, जनरल ज़िया-उल-हक ने जो है वो क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू उस टेंशन को डिफ्यूज़ किया था, और इंडियन फोर्सेस जो हैं वो बॉर्डर से वापस अपने नॉर्मल पोजीशंस पे चली गई थी। वो भी पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन जो है वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, और उसमें मेजर पावर्स को, स्पेशली द यूएस को जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ा था। 1998 is the landmark year in the history of nuclearization of South Asia, because in this year, that is May 1998 to be exact, 11th में इंडिया ने दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए राजस्थान के इलाके में, और 5 न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने किए
और उस वक्त पाकिस्तान में PMLN की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान पे ज़बरदस्त प्रेशर आया न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने का और ख़ास तौर से उसको टेस्ट ना करने का, अपने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट ना करने का। लेकिन पाकिस्तान ने इस पूरे प्रेशर को ऑफ कोर्स बेयर किया और अपनी सिक्योरिटी को, अपनी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देते हुए खास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से बहुत प्रेशर आया था पाकिस्तान पर, US की तरफ से, यूरोप की तरफ से, जापान। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को इकोनॉमिक एड की भी पेशकश की गई, लेकिन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स थे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री थी, ये सब एक पेज पर थे और दे फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान पीपल, लोगों की और पाकिस्तान की जोग्राफियाई और पाकिस्तान के लोगों की जो हिफाजत के लिए पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान वुड गो फॉर इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। और बिल आखिर चागी में 1998 28 मई के दिन पाकिस्तान ने चागी में जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किए एंड पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द इस्लामिक वर्ल्ड टू हैव ऑफ कोर्स डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर, वेपन्स ग्रेड न्यूक्लियर पावर। और दुनिया का पाकिस्तान 7वां डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बन गया आफ्टर द ऑफ कोर्स द 5 वीटो होल्डिंग पावर्स, 6th इंडिया एंड 7th पाकिस्तान, द डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर एट दैट टाइम। इसके जवाब में पाकिस्तान पे ज़बरदस्त पाबंदियाँ लगाई गई, सख्त पाबंदियाँ US की तरफ से, यूरोप की तरफ से। पाकिस्तान को इकनॉमिक सैंक्शंस का सामना करना पड़ा। यहाँ पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर फेज़ ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट फेज़। सेकंड फेज़ 1998 से प्री 9/11 फेज़ है फॉर द नेक्स्ट अराउंड नेक्स्ट 3.5 years। 1998 में जब मई 1998 में इंडिया और पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, तो पाकिस्तान का साउथ एशिया में न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ पावर कायम हो गया, एक परमानेंट बैलेंस ऑफ पावर कायम हो गया। दोनों कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स दोनों ने डिक्लेयर कर दिए, टेस्ट कर दिए, दोनों डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स के तौर पर उभर कर सामने आए। और इसके बाद 1 साल के बाद एक वॉर हुई कारगिल में, ऑफ कोर्स क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन, ऑफ कोर्स द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इंडिया हेल्ड कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। वहाँ पर वो जंग हुई और वो जंग भी तकरीबन 2-2.5 ऑफ कोर्स इट अकर्ड इन द समर ऑफ 1999। उसमें पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस के दरमियान और ऑफ कोर्स टेंशन बहुत ज़्यादा थी और सिचुएशन वाज गेटिंग आउट ऑफ हैंड और यूएस इन्वॉल्व हुआ उसमें। और बिल आखिर ये टेंशन जो है वो अपने डिफ्यूज़ हुई। इसी टेंशन के दौरान, इसी कारगिल वॉर के दौरान, उस वक्त के पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जनाब शमशाद अहमद ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर पाकिस्तान, ऑफ कोर्स उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अगर कोई ख़तरा हुआ, पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव कोई हमला हुआ, ऑफ कोर्स ही मेंट दैट इफ़ पाकिस्तान इंटायर सिक्योरिटी इज़ अंडर थ्रेट, तो पाकिस्तान विल यूज़ वॉट एवर इट हैज़, जो भी वेपन्स पाकिस्तान के पास हैं वो यूज़ करेगा। उनका ये इशारा पाकिस्तान के न्यूक्लियर, इसको इस तरह भी देखा जाता है कि उनका इशारा गालिबन पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ भी था, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स भी काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका था, जिसमें गौरी मिसाइल काबिल ज़िक्र है, शाहीन मिसाइल का भी जो है पाकिस्तान उस पर भी काम कर रहा था। तो पाकिस्तान ने अपने मिसाइल्स पे काम तेज़ी से कर रहा था, तो पाकिस्तान के पास मीन्स ऑफ डिलीवरी भी मौजूद थे और इनके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी मौजूद थी ही। तो इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी, लेकिन आफ्टर कारगिल वॉर इट डिफ्यूज्ड। यहाँ से स्टार्ट होता है थर्ड फेज़ में व्हेन 9/11 occurred, the incident which took place in the US, which took the lives of 3,000 people, the incident which of course happened in New York and Washington। इस वाक़े ने पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली। और दिस इंसिडेंट 9/11 triggered the war against terrorism which was launched by the US against Al-Qaeda and of course Afghan Taliban by launching the attack against Afghan of course government which was in the hands of Afghan Taliban at that time।
यहाँ पर जब 9/11 का इंसिडेंट ऑफ कोर्स के बाद यहाँ जंग शुरू हो गई, वॉर अगेंस्ट टेरर पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर पे इन अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन ईस्टर्न बॉर्डर दैट इज़ विद इंडिया के साथ साथ वेस्टर्न बॉर्डर पे भी काफ़ी सिचुएशन टेंस हो गई थी। इसके 2 महीने के बाद इंडिया में एक तो इंडियन हेल्थ कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो टेररिज्म का एक इंसिडेंट हुआ जिसमें तकरीबन 35-40 लोगों की डेथ हुई। फिर उसके बाद दिसंबर में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ जिसमें तकरीबन 12 के करीब लोग उसमें मारे गए और उसमें कुछ टेररिस्ट भी थे अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। इंडिया ने इसका ब्लेम पाकिस्तान पे किया और पाकिस्तान को जो है वो इसका मौरूद इल्ज़ाम ठहराया और पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया आउटलेट्स अलेज्ड मिलिटेंट ग्रुप्स विच आर बेस्ड इन पाकिस्तान, उन्होंने ये जो है वो एक्ट ऑफ टेररिज्म किया है अकॉर्डिंग टू एज आई सेड अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स। पाकिस्तान ने इसको सख्ती से डिनाई किया ऑफिशियल लेवल पे, हर लेवल पे, और लेकिन इंडियन फोर्सेस केम टू पाकिस्तान बॉर्डर। इंडिया ने लार्ज डिप्लॉयमेंट कर दिया पाकिस्तान की सरहद के साथ और जिसको ऑपरेशन पराक्रम कहा जाता है इंडिया में। इंडियन फोर्सेस यहाँ पर तकरीबन 10 से 11 महीने डिप्लॉयड रही पाकिस्तान की बॉर्डर पे। पाकिस्तान फोर्सेस हैड आल्सो बीन डिप्लॉयड इन रिस्पांस, ऑफ कोर्स सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस थी और ऑलरेडी वॉर अगेंस्ट टेरर चल रही थी। पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स टेंस हो चुके थे। इस मौके पर इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने की बहुत कोशिश की। पाकिस्तान अपने स्टांस पर कायम रहा कि पाकिस्तान डिड नॉट कैरी आउट दैट अटैक। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इंडियन पार्लियामेंट अटैक में। इसके बाद अ न्यू फेज ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर डेटरेंस स्टार्ट। पाकिस्तान की एक होती है कन्वेंशनल ऑफ कोर्स आर्मामेंट्स जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, और एक होता है न्यूक्लियर। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर स्ट्रेंथ है उसके लिए एक नया फेज़ स्टार्ट हुआ और वो फेज़ ये था कि 2001 में ऑपरेशन पराक्रम जैसे भी जिक्र हुआ, इंडिया ने जो फोर्सेस डिप्लॉय की थी पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वो पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने में, पाकिस्तान को डोमिनेट करने में, हेजेमनाइज करने में इंडिया कामयाब ना हो सका। और उसके जवाब में फिर इंडिया ने अपने मिलिट्री पोस्चर को चेंज किया और एक नया कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स एट दैट टाइम, जो बाद में इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, इस पर बहुत रिसर्च आर्टिकल्स आ चुके हैं। इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के नाम से एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन पे काम करना शुरू किया। ये मिलिट्री डॉक्ट्राइन इंडिया का पाकिस्तान की तरफ एक नया मिलिट्री पोस्चर था। इसके मुताबिक इंडिया वांटेड के उनका प्लान ये था कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के ज़रिए पाकिस्तान में एक बहुत ही मेजर और रैपिड और कॉम्प्रीहेंसिव एक इन्वेजन किया जाए जिसमें एयरफोर्स और नेवी की असिस्टेंस भी शामिल हो और वेरी क्विकली विद इन अ फ्यू कपल ऑफ डेज और 2 और 3 डेज पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के जो कुछ इलाके पर कब्ज़ा कर लिया जाए, और ताकि पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान अपने इस वॉर को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तरफ ना ले जा सके, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा कंट्री है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो हमेशा से डिफेंस तक महदूद रही है और पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कन्वेंशनल वेपनरी में न्यूमेरिकली तादाद में कम हैं। तो पाकिस्तान ने ये पॉलिसी रखी है, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ कोर्स। इसमें एक और बात का जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। इसका सबसे पहले जिक्र पाकिस्तान में 1999 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के दौरान हुआ था, जो पाकिस्तान की तरफ से, कि पाकिस्तान अपना मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस को कायम रखेगा। यानी पाकिस्तान अपने जो एक सब कम से कम जो एक पाकिस्तान की स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिस पे वो अपने आप को डिफेंड कर सके अगेंस्ट इंडियाज़ न्यूक्लियर एम्बिशंस या इंडियाज़ कन्वेंशनल एम्बिशंस स्पेशली उसको। तो इंडिया ने इस पोस्चर को अच्छा, फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान पे अगर न्यूमेरिकली एडवांस
यानी कि न्यूमेरिकली मोर जो ज़्यादा तादाद में हैं इंडियन फोर्सेस, अगर वो पाकिस्तान पे हमलावर हो जाएं तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? तो पाकिस्तान के लिए फिर एक ऑप्शन जाहिर है कि न्यूक्लियर का एक ऑप्शन किसी भी मुल्क के लिए, दुनिया में किसी भी मुल्क की टेरिटोरियल सिक्योरिटी अगर ख़तरे में हो तो वो अपने तमाम मीन्स ऑफ डिफेंस को जो है वो इस्तेमाल करता है। तो पाकिस्तान भी इस पर पाकिस्तान के लिए ये एक ऑप्शन था, क्योंकि पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका था। तो इंडिया ने इसको जो है वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाया, और इस पर इंडियन फोर्सेस ने 2004 से लेकर 2010 तक मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर इंडिया में, स्पेशली द बॉर्डर क्लोज टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ के में राजस्थान के इलाके में, पंजाब के इलाके में, वहाँ पर बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की ताकि वो अपनी फोर्सेस को तैयार कर सकें कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के लिए, जो वो पाकिस्तान के लिए तैयार कर रहे थे। एक बात यहाँ, इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि ये जो थर्ड फेज़ जिसका मैं आपको से जिक्र कर रहा हूँ, ये 2016 तक चला पाकिस्तान न्यूक्लियर डेटरेंस का। इसमें इंडिया ने जो है वो इसका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का। ये डॉक्ट्रिन उन्होंने इस पर वो काम कर रहे थे, और कुछ हलकों में ये कहा जाता है इंडियन ऑफ कोर्स इंडियन मिलिट्री के ऐसा इस पे काम हो रहा था क्योंकि इंडिया अपने मिलिट्री पोस्चर को चेंज कर रहा था, डिफेंसिव से वो ऑफेंसिव की तरफ जा रहा था, और इसलिए उन्होंने ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करवाया था। पाकिस्तान के लिए एक नई सिक्योरिटी सिचुएशन थी, और पाकिस्तान ने इसको इस इंडियन अटेम्प्ट को, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को ब्लंट करने के लिए दो चीज़ों पर काम किया। एक तो अज़्म 9-3 एक्सरसाइजेस की पाकिस्तान ने अराउंड 2009 में, आई गेस इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स केपेबल मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल, सरफेस टू सरफेस बैटलफील्ड मिसाइल जिसको कहते हैं, नसर डेवलप किया। ये मिसाइल पाकिस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, जो पाकिस्तान ने 2011 में इसका पहली मरतबा टेस्ट किया। इसकी रेंज 60 to 70 किलोमीटर्स है। ये बैटलफील्ड में यूज़ होता है। इट कैन हिट द टारगेट्स, ऑफ कोर्स द फ्रंट लाइन टारगेट्स ऑफ एनी एडवांसिंग फोर्सेस ऑफ द एनिमी। इसमें जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अनलाइक द ऑफ कोर्स द बिग न्यूक्लियर वेपन्स जिनका इम्पैक्ट जो है वो डेटोनेशन के बाद उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैमाने पर वो तबाही फैलाते हैं बड़े रेडियस में। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो कम रेडियस में, छोटे रेडियस में तबाही फैलाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि लो यील्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो नसर मिसाइल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अपने साथ कैरी करने की सलाहियत रखता है। मल्टी ट्यूब लॉन्चिंग सिस्टम है इसका। ये पाकिस्तान ने डेवलप करके इंडिया के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को जो है वो काफ़ी हद तक ब्लेंड कर दिया। अच्छा, इस दौरान पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में काफ़ी खिंचाव रहा। 2008 में, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मीन टाइम, 2008 में मुंबई में इंसिडेंट हुआ जिसमें मल्टीपल टेरर अटैक्स हुए। तकरीबन 150-200 के करीब लोग उसमें उनकी डेथ्स हुई। पाकिस्तान में टेरर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे बिकॉज ऑफ कोर्स वॉर अगेंस्ट टेरर जारी थी पाकिस्तान के पड़ोस में, अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स भी हो रहे थे यूएस की तरफ से। पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात में भी ख़राबी आ रही थी। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्पोजिट सिक्योरिटी सिचुएशन मुल्क में क्रिएट हो चुकी थी। मुल्क में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, सुइसाइड अटैम्प्ट्स हो रहे थे, असैसिनेशन के वाक़यात हो रहे थे। पाकिस्तान वॉज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय टेररिस्ट एक्टिविटीज़। इसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो है वो अगर 2011 के बाद की हम बात करें तो पाकिस्तान ऑफ कोर्स 2016 तक पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान ने नसर मिसाइल जैसे बात हुई उसको डेवलप किया। उसके बाद 2016 में ऑनवर्ड्स, 2016 टिल टू डेट, ऑफ कोर्स 2023 द प्रेजेंट, ये एक लेटेस्ट फेज़ है पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंस का।
पाकिस्तान का न्यूक्लियर डेटरेंस अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स एक डायनामिक रिक्वायरमेंट है which has to change when the security situation in the region changes, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक रही है, इंडिया इज़ आर मेन एडवर्सरी इन द रीजन। तो पाकिस्तान इंडिया की कोई भी नई डिफेंस पॉलिसी या उनकी ऑफेंसिव पॉलिसी आती है उसको सामने रखते हुए अपनी कन्वेंशनल डेटरेंस और न्यूक्लियर डेटरेंस को जो है वो अपग्रेड करता है, और उसको करना पड़ता है क्योंकि ये पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है। तो 2014 में इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। पहली मर्तबा वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो कि एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को जो है वो से निकल कर आई थी, 1980 में उसका कायम बनी थी। उनकी गवर्नमेंट पहली मर्तबा जो है वो पावर में आई। नरेंद्र मोदी साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और 2019 में री इलेक्ट हुई इनकी गवर्नमेंट। आज भी मोदी साहब की गवर्नमेंट है इंडिया में। 2014 के बाद इंडिया का सिक्योरिटी पोस्चर टुवर्ड्स पाकिस्तान चेंज हो गया, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल। 2016 में कश्मीर में एक टेररिस्ट जो वो इंडिया की तरफ से कहा गया कि जो इंडियन फोर्सेस पे जो अटैक हुआ है, एक अटैक हुआ था उसमें उड़ी में एक अटैक हुआ था बेसिकली। उसमें 19 इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो उनकी डेथ हुई थी उस अटैक में। इंडिया ने इसको पाकिस्तान को ब्लेम किया और पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंडिया ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की है और पाकिस्तान को जो है वो अपने पाकिस्तान को इसका जो है एक रिस्पांस दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान इसको स्पॉन्सर कर रहा है, पाकिस्तान बैक कर रहा है। तो पाकिस्तान को एक रिस्पांस दिया इंडिया ने इनसाइड ऑफ कोर्स आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान ने इसको कम्प्लीटली डिनाई किया, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे, बहुत ज़्यादा खिंचाव आ गया था। और इसके बाद सिचुएशन पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। 2016 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंस को पाकिस्तान ने तेज़ी से अपग्रेड किया है। ख़ास तौर से पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स, और उसके अलावा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को भी ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने उसकी तादाद में, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, उसकी तादाद में इजाफा किया और तेज़ी से अपने आर्सनल पे वो काम कर रहा है। 2017 में पाकिस्तान ने 2 मिसाइल्स के टेस्ट किए जो कि पाकिस्तान को बहुत इम्पॉर्टेंट एक न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोवाइड करते हैं। एक उसमें है बाबर 3। बाबर पाकिस्तान का क्रूज़ मिसाइल है जो सबसे पहले 2007 में टेस्ट हुआ था, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर्स थी। ये बाबर 3 जो है ये पाकिस्तान का सबमरीन लॉन्च क्रूज़ मिसाइल है। ये इसकी रेंज 450 किलोमीटर्स है, सबसोनिक स्पीड है इसकी, और ये सबमरीन से लॉन्च होता है। दिस मिसाइल प्रोवाइडेड पाकिस्तान द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसको कहा जाता है कि जब कोई एक मुल्क किसी मुल्क पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करे और उसके जवाब में उस जो एनिमी कंट्री है वो उस मुल्क पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करे, तो सेकंड ऑफ कोर्स इन रिस्पांस अगर रिटेलिएशन में जो फर्स्ट कंट्री है वो अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की पोजीशन में आ जाए उसको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। और ये ख़ास तौर से ऑफ कोर्स थ्रू द सी जो है ये करने की कैपेबिलिटी जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनके पास मौजूद है। पाकिस्तान ने ये सलाहियत बाबर 3 के ज़रिए हासिल की है, जो कि सबमरीन से ये मिसाइल लॉन्च होता है कि इन केस अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या मेजर जो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएं बिकॉज ऑफ इंडियन अटैक्स या मिसाइल अटैक्स, इंडिया में मिसाइल प्रोग्राम पे काम कर रहा है, तो पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक कर सकता है फ्रॉम द सी। ये एक बाबर 3 मिसाइल है। सेकंड मिसाइल जो पाकिस्तान ने टेस्ट किया 2017 में ही, वो था अबाबील मिसाइल। ये पाकिस्तान का सबसे एडवांस मिसाइल है और इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है, 2200 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये मिसाइल इंटायर इंडिया को कवर करता है।
कहीं पर भी ये जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। इट्स एन एडवांस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल with MIRV technology, that is multiple independent re-entry vehicle। ये मिसाइल एक वक्त में एक से ज़्यादा वॉरहेड्स, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट तादाद हो सकती है, वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल जब अपने टारगेट की तरफ जा रहा होता है तो एयर में ये एक स्टेज पर आकर इसमें से वॉरहेड्स निकलते हैं और ये वॉरहेड चारों तरफ मुख्तलिफ गाइडेड फॉर्म में मुख्तलिफ अपने टारगेट्स को जाके हिट करती है। यानी कि एक मिसाइल डिफरेंट टारगेट्स को जाके हिट कर सकता है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 3 या 4 कंट्रीज़ के पास है और पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, दैट इज़ MIRV टेक्नोलॉजी। ये पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप की है? क्योंकि इंडिया का जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, जिस पर इंडिया बहुत तकरीबन 15-20 सालों से इस पर काम कर रहा है और उस पर काफ़ी एडवांस स्टेज में वो काम कर रहा है, जिसमें इनकमिंग मिसाइल्स को जो है उनके रास्ते में ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये सलाहियत इंडिया हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है और उस पर वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। इसको ब्लंट करने के लिए पाकिस्तान ने ये अबाबील मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी डेवलप किया। अब जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2023 से पहले, बल्कि अगर हम 2019 को देखें, 2019 में इंडिया ने एक मरतबा फिर जो है वो पाकिस्तान पर पाकिस्तान के मेनलैंड एरिया पर जो है वो स्ट्राइक की और ये स्ट्राइक भी कश्मीर में इंडियन फोर्सेस पे एक हमले के जवाब में किया गया। बालाकोट के इलाके में अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स उन्होंने स्ट्राइक की, टेररिस्ट हाइडआउट वहाँ पर था और तकरीबन 300-350 लोग उसमें मारे गए। पाकिस्तान ने इसको कम्प्लीटली डिनाई किया। फिर पाकिस्तान ने इस पर काउंटर स्ट्राइक की अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके इन दिस स्किरमिश, ये फरवरी 2019 की बात है, इस स्किरमिश में इंडिया पाकिस्तान की जो है वो एयर कॉम्बैट भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन की एयर कॉम्बैट भी हुई, जिसमें अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2 इंडियन एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तान ने मार गिराया, जिसमें एक पायलट को जो इनका नाम अभिनंदन था उनको पाकिस्तान ने प्रिजनर भी बनाया था और ऑफ कोर्स विद इन अ फ्यू डेज पाकिस्तान ने उनको रिटर्न कर दिया था एज ए गुडविल जेस्चर, जस्ट टू ऑफ कोर्स डी एस्केलेट द सिचुएशन। ये भी 2019 में जब सिचुएशन हुई थी तो इससे भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ गया था और अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स इंडिया वाज अबाउट टू लॉन्च अ मिसाइल अटैक ऑन पाकिस्तान, ये बात भी कही गई थी 2019 में। तो सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए जो है वो चेंज होती रही है, तो इसीलिए पाकिस्तान को इस डायनामिक सिक्योरिटी चैलेंजेस का जो मामला है इससे नबरदाज़मा होने के लिए, इसको ब्लंट करने के लिए, इस चैलेंज को मीट करने के लिए अपनी कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को जो है वो अपग्रेड करना होता है। वेरी रिसेंटली अगर हम ऑफ कोर्स द करंट स्टेटस की ऑफ कोर्स इन द एंड बात करें तो पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के एक जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न के फॉर्मर हेड दैट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवाई साहब, उन्होंने एक जगह एड्रेस करते हुए अराउंड 2 months अगो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंस को जो है वो 0 किलोमीटर से लेकर ऑफ कोर्स जो हॉरिजॉन्टली उसको जो उसका डिस्टेंस है उसको पूरी तरह कवर कर लिया है और जिसको पाकिस्तान ने फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का नाम दिया, FSD, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस। ये जो लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवाई साहब जो कि इस वक्त नेशनल कमांड अथॉरिटी के जो है के एडवाइज़र के तौर पे भी काम कर रहे हैं, उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया एक स्पीच में, इसमें जो इंडियन मीडिया है और वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने उनके जनरल किदवाई के इस स्टेटमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है।
according to some, of course, Western media channels and reports, Pakistan tactical nuclear weapons से भी नीचे जो एक लोवेस्ट यील्ड के न्यूक्लियर जो है वो वॉरहेड्स होते हैं शेल्स की फॉर्म में, पाकिस्तान शायद उसको भी डेवलप कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, या न्यूक्लियर माइंस पर काम कर रहा है पाकिस्तान। इसको जो है इस खदशे का इजहार किया जा रहा है। ऑफिशियली पाकिस्तान ने इस पर कोई स्टांस अभी तक नहीं दिया है, पाकिस्तान ने इस पर कोई ऑफिशियली बात नहीं की है। सिर्फ जनरल खदवाई ने ये बात की थी कि पाकिस्तान के जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है न्यूक्लियर हमारा, उसमें ज़ीरो किलोमीटर से लेकर जो ऑफ कोर्स जो मीडियम रेंज मिसाइल की एक जो मैक्सिमम रेंज होती है, जो हमारे शाहीन 3 मिसाइल की रेंज है, दैट इज़ 2750 किलोमीटर्स, वो हमने उसको पूरी तरह उस पर हम काम कर रहे हैं और हमने उसको कवर किया हुआ है। पाकिस्तान इसको जो है वो इस पर नज़र रखे हुए है। ये जब बात की गई तो वेस्टर्न मीडिया ने इसको इस अंदाज में लिया, पाकिस्तान की ऑफ कोर्स टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के जो सब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आप कह सकते हैं, जो कि शेल फॉर्म में, इसके इस सिलसिले में M28/29 एक न्यूक्लियर बहुत ही लो यील्ड का न्यूक्लियर वॉरहेड जो यूएस ने 1950s में, लेट 1950s में कोल्ड वॉर के दौरान डेवलप किया था, जो कि एक आर्टिलरी के ज़रिए फायर किया जाता था। इस बात का भी इज़हार किया जा रहा है कहीं पाकिस्तान इस तरह के कोई न्यूक्लियर शेल्स ना डेवलप कर रहा हो या इस पर काम ना कर रहा हो। तो ये था पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस के बारे में एक कंप्लीट इसका ऑफ कोर्स एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। पाकिस्तान जिस रीजन में वाक़े है, हम जो है वी कैन नॉट रिमेन oblivion to the security demands of this region, with India in the east, Afghanistan in the northwest, of course we are very close to Russia also, so जो मिडिल ईस्ट है वो भी हमारे से बहुत करीब है। ख़ास तौर से अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में इंडियन हेजमनिक जो अप्रोच रही है, स्पेशली आफ्टर 1974 न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान, उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर डेटरेंस को कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान ने उस पर काम किया है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम किया है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की क्वालिटी पर काम किया है, डिफरेंट काइंड्स के वॉरहेड्स पाकिस्तान ने डेवलप किए हैं, और इस पर पाकिस्तान जो है अपनी सिक्योरिटी को किसी तौर पर भी नज़रअंदाज करने की पोजीशन में नहीं है। एज एनी कंट्री, कोई भी कंट्री अपनी सिक्योरिटी को, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो दुनिया का, वो अपनी सिक्योरिटी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान ने जो है अपनी फुल स्पेक्ट्रम जो डेटरेंस है उस पर पाकिस्तान काम कर रहा है, और आने वाले वक्त में हम मज़ीद ये देख सकते हैं कि न्यूक्लियर डेटरेंस की जो अप्रोच है पाकिस्तान में, उसमें मज़ीद चेंज आ सकते हैं इफ़ द स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी सिचुएशन इन साउथ एशिया changes, especially with the rapid development of इंडिया यूएस रिलेशंस, उनके डिफेंस रिलेशंस इंडिया के न सिर्फ यूएस के साथ बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जो उनके जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, उस पर पाकिस्तान नज़र रखे हुए है और पाकिस्तान उस पर काम करता रहेगा। ये था हमारा आज का सेगमेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को देखिए, इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। इंशाल्लाह वी विल कम बैक विद अ न्यू टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट वेरी सून। थैंक यू।